In digital marketing overview, digital marketing is not at all about technology, it is totally concerned with people. तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी कोई ऐड कैंपेन बनाया जाता है वो एंड यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होना चाहिए, टुवर्ड्स सॉल्विंग एंड यूज़र प्रॉब्लम, अदरवाइज कैंपेन आपका कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा. It is similar to traditional marketing where people, marketeers connect with other people like consumer in order to create and build relationship with an eye on selling their wares. So traditional marketing यानी कि जहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रिंट मीडिया. प्रिंट मीडिया में जैसे कि न्यूज़पेपर हो सकता है, मैगजीन हो सकता है, लीफलेट, पैम्पलेट, आउटडोर जो हम लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं OHH, ठीक है. तो उस तरह का जितना भी ये पार्ट होता है ये सब आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट होता है. तो पर्पस दोनों जगह सेम है. अल्टीमेटली हम एंड यूज़र को अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अवेयर करा रहे हैं, देन उसके बाद वहाँ से कुछ सेल्स हम लोग जनरेट कर रहे हैं. बस दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग ट्रैकेबल नहीं है, मतलब कि नहीं पता कि कितने लोगों ने हमें देखा या नहीं देखा. बट डिजिटल मार्केटिंग के टर्म में क्या होता है कि अगर किसी यूज़र ने हमें देखा होगा तो वो भी पता चलेगा. अगर वो स्क्रीन पर स्वाइप करके निकल गया तो वो इम्प्रेशन में काउंट हो जाएगा कि इतने इम्प्रेशंस आए, इतने व्यूज़ हुए, इस तरह की चीज़ें. टेक्नोलॉजी ओनली एक्ट्स अ फैसिलिटेटर ब्रिंगिंग इनोवेटिव प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स टू द मार्केटर टू कनेक्ट विद कंज्यूमर. Digital marketing is about knowing the consumers, how they use digital technologies and how marketers then use this information to better their own purposes. अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए एक टर्म आया, हाउ मार्केटर देन यूजेस दिस इंफॉर्मेशन टू बेटर देयर ओन पर्पस. अब इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पर कोई सर्च तो करता नहीं है. वहाँ पर क्या होता है, हम जिन चीज़ों में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं उसके बेसिस पर जो आपके एल्गोरिदम्स हैं वो आपको उस तरह का कंटेंट लेकर आते हैं और उसी कंटेंट के बीच में फीड होता है आपका ऐड. ठीक है. अगर पोस्ट बेस्ड ऐड होगा तो वो आपको 2-3 पोस्ट के बाद में एक ऐड दिख जाएगा. अगर वीडियो बेस्ड ऐड होगा तो वीडियो के बीच में आपको ऐड दिखाई देगा. ठीक है, अलग अलग तरीके से. बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्च इंजन्स की अगर हम लोग बात करते हैं, देयर आर 3 वेज फॉर एनी इंटरनेट यूजर टू रीच अ वेबसाइट. फर्स्ट, या तो आपको सर्च इंजन में सर्च करेगा, एक्सेस द वेब पेज थ्रू अ लिंक ऑन अनदर पेज एंड टाइप द वेब एड्रेस एज heard और seen somewhere. तो अब गूगल के लिए लोग सीधे एड्रेस वाला के गूगल टाइप करते हैं, लेकिन आगे की जो फर्दर उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो फिर यहाँ टाइप की जाती है गूगल के अंदर, है ना. Nearly 50% of all internet users take helps of search engines on daily basis. अब सर्च इंजन में जो अगर देखा जाए तो पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा किसका है? वर्ल्ड वाइड गूगल. बट ऐसा नहीं कि गूगल इस फील्ड में अकेला है. सो मैनी सर्च इंजन्स मार्केट में अवेलेबल हैं. जैसे गूगल से पहले अगर हम लोग बात करें तो याहू अवेलेबल है ना. बट एक सेकंड दीजिए, सार्थक ने ज्वाइन किया. सार्थक आपको ग्रुप का लिंक भी शेयर किया, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा. जैसे याहू जो कि गूगल से पहले हुआ करता था, बट गूगल ने याहू के अंदर खामियां ढूंढी कि उसके अंदर प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं और उससे सीखा और उसने उससे बेहतर अपना सर्च इंजन बनाया. आज की डेट में देखा जाए तो गूगल वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, बट कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वो लोग अपने ही सर्च इंजन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. जैसे कि चाइना के अंदर गूगल ना यूज़ करके वहाँ पर बाइडू सर्च इंजन का यूज़ होता है. रशिया, वहाँ पर वाइनडेक्स सर्च इंजन का यूज़ होता है. अब गूगल में आप जो भी चीज़ें सर्च करते हो वो ट्रैक की जाती हैं गूगल के थ्रू, फिर वो आपको उससे रिलेटेड ऐड दिखाता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी सर्चेस ट्रैक ना हो तो जैसे एक और सर्च इंजन आता है डक डक गो, ये भी अपने आप में एक सर्च इंजन है. ठीक है, क्या है? प्रोटेक्शन, प्रिवेसी एंड पीस ऑफ माइंड. यहाँ भी जाके आप सर्चेस जो है अपनी कमिट कर सकते हो. इनका अपना डेडिकेटेड ब्राउज़र भी है, जो कि अगर आप क्रोम में करोगे तो फिर भी कुछ ना कुछ हिस्ट्री ट्रैक होगी.
तो ये कहते हैं हमारा डेडिकेटेड ब्राउज़र इस्तेमाल करो और उसके अंदर आप इसको चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में थर्ड लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा सर्च इंजन। सर्च इंजन में बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या है, गूगल। हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं और आप देखेंगे बिंग जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, इससे पहले ये लाइव सर्च के नाम से फेमस था, उससे पहले ये MSN के नाम से फेमस था, ठीक है। आज की डेट में इसको हम लोग बिंग के नाम से जानते हैं। याहू इंडिया, डक डक गो, वाइंडेक्स, तो आपके इस तरह से सभी ब्राउज़र में सर्च इंजन पहले से फीड होते हैं। अब अगर आप एज चलाओगे तो एज में क्या होगा, आपको बिंग डिफ़ॉल्ट मिलेगा, बट चेंज किया जा सकता है। तो सर्च इंजन पहले से एडिड है, बस हमें पता होना चाहिए कि क्या चेंज किया जा सकता है या नहीं। तो अब आपको पता चल गया, यहाँ पर ये हमने कोई अलग से ऐड नहीं किया, पहले से फीडेड है इसके अंदर। कोई भी ब्राउज़र फोर्स नहीं कर सकता एंड यूज़र को कि तुम इसको ही चलाओ। हाँ, डिफ़ॉल्ट ज़रूर बना सकता है, डिफ़ॉल्ट को चेंज किया जा सकता है। सो क्लियर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें प्राइवेट रहें तो इस तरह से आप डक डक गो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे जैसे कि गूगल, ये काफ़ी पहले दिखाई देता था, उससे 11 साल पहले अगर बात की जाए। याहू, ask.com, MSN, बिंग, अबाउट, इस तरह से ये आपके सर्च इंजन हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्च इंजन में लोग देखें, देयर आर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन विच सर्च इंजन वर्क। फर्स्ट स्टेप क्या था, रेलेवेंस, ठीक है। द प्राइमरी इंफॉर्मेशन दैट एनी सर्च इंजन शुड गैदर from any web page is about the content on that web page। यानी कि जो भी आप क्वेरी अपने गूगल में या जो भी आप सर्च इंजन इस्तेमाल करें वहाँ पर टाइप कर रहे हैं, वो रिलेवेंट कंटेंट कहाँ है, उसी के बेसिस पर आपका जो पेज होगा वो एंड यूज़र के सामने आएगा लिफ्ट होकर। अच्छा, बिल्कुल अगर पहले के टाइम की बात की जाए तो पहले सर्च करना इतना फास्ट नहीं हुआ करता था, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था। गूगल ने बाद में अपना कुछ मॉडल में चेंजेस किए और उन्होंने इंडेक्सिंग का सिस्टम बनाया। इंडेक्सिंग से पहले क्या चलता है, क्रॉलर और स्पाइडर, गूगल के बॉट्स हैं। क्रॉलर का काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड को फिल्टर करना डेटा के अंदर से। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी का नेम लेंगे, वेब टाइकून्स। अब कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या एसईओ के अंदर हमेशा किंग होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कंटेंट अमेजिंग नहीं है, कैची नहीं है, तो वेबसाइट में पैराग्राफ भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। शॉर्ट हो, क्रिस्प हो, कीवर्ड है तो रिवील होने चाहिए। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कुछ कीवर्ड एडिड है इसके अंदर जो बोल्ड हो रखे हैं। वैसे पूरा देखा जाए पैराग्राफ है, बट कीवर्ड रिच बनाया गया है इसको। जैसे अगर हो सकता है कोई सर्च करे वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, तो ये वेबसाइट लिफ्ट हो सकती है। और उन्होंने उस कीवर्ड के साथ साथ उसका एक डेडिकेटेड पेज भी बनाया, तो यानी कि ये रिलेवेंट हो गया। अब हम आगे देखते हैं, कोई सर्च कर सकता है बेस्ट वेबसाइट डेवलपर, बेस्ट वेबसाइट डिज़ाइनर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, एसईओ एक्सपर्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। तो ये सब जब कंटेंट लिखा गया तो ये रिलेवेंट कंटेंट है। और इन सभी को HTML में एक टैग आता है स्ट्रॉन्ग, जिसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, उसमें लिखा गया। इसी तरह से वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी ओनली, तो यहाँ पर भी आपका एक लिंक अवेलेबल है, इसमें आप क्लिक करेंगे वो पर्टिकुलर पेज आपका ओपन होगा, ठीक है। इसी तरह से हम और यहाँ पर आगे देखें तो यहाँ पर एक और अवेलेबल, टॉप वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन दिल्ली। पेज वही होगा, बट उस पर पहुँचने के लिए 3 बैकलिंक एक तरह से समझ सकते हो बने हुए हैं इसके अंदर। जब कोई गूगल में सर्च करेगा तो ये बैकलिंक की तरह वहाँ पर काम कर जाएगा उस पेज पर जाने के लिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये उस पेज पर हमें रिडायरेक्ट करा देगा। अगर हम लोग वेबसाइट के अंदर से चला रहे हैं तो ये आपका इनबाउंड लिंक वाला काम कर रहा है, ठीक है, इंटरनल लिंकिंग। जैसे न्यूज़ पढ़ते हो तो वहाँ पर लिखा रहता है इंग्लिश में, हिंदी में, संबंधित खबरें या ऑल्सो रीड दिस, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग आज तक का एग्जांपल लें तो आज तक यूज़र को इंगेज कैसे करता है। लेट्स से अगर हम लोग CM रेखा गुप्ता की बात करें, एक न्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर ये न्यूज़ ओवर हो गई है, कोई बात नहीं, दूसरा कोई आर्टिकल आप ट्राई करें, किसी ना किसी में आपको इंटरकनेक्टिविटी देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। देखो यहाँ पर है संबंधित खबरें लिखा रहा है, तो ये होता है इंटरनल
लिंकिंग, यानी कि एक आर्टिकल से दूसरे की तरफ यूज़र को रिडायरेक्ट कर दो। तो इससे क्या होगा, वो कनेक्टिविटी में न्यूज़ पढ़ते जाएगा और ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। इससे हमारा क्या होगा, स्कोर इंक्रीज होता है वेबसाइट का। अगर आप किसी इंग्लिश वेबसाइट की बात करेंगे, जैसे इंडिया टुडे, हम इसकी बात कर लेते हैं। कोई भी एक न्यूज़ ओपन करिए, ये देखिए इसके अंदर लिंक्स है इस तरह से, ये सब इंटरनल लिंक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे लिंक लगाने से बेनिफिट क्या होता है कि यूज़र उसी से रिलेवेंट कंटेंट पर स्विच करता रहता है। तो ये ज़रूर होना चाहिए। सॉरी। देखो, अगर आप ऑन पेज एसईओ करते हैं तब आपको ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और आपको जो कंटेंट डाल रहा होगा उसको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई ये लिंक के ऊपर ये आर्टिकल को कनेक्ट करना है। वेल, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो ये हमारा पार्ट नहीं होता है, क्योंकि आप लोग जो सीख रहे हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग, और ये पार्ट आता है ऑन पेज एसईओ का। लेकिन ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर कॉम्प्लीमेंट करती हैं हमें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अगर ये पार्ट अच्छा नहीं होगा तो डिजिटल मार्केटिंग में बजट ज़्यादा बर्न करोगे आप, और माइलेज कम निकल के आएगा। हाँ, ये बिल्कुल कराइए, करेक्ट। तो इसलिए हम सारी चीज़ें सीख रहे हैं 360, ठीक है, और क्लियरिटी के साथ कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो, ऑन पेज एसईओ में आपकी वेबसाइट स्कोर भी नहीं कर पाएगी। वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ स्कोर 90 प्लस जाना चाहिए जब भी हम लोग चेक करने जाएं उसको। तो जैसे एग्जांपल के लिए, जो इससे पहले वाला बैच है तो उनका सब कुछ था, मतलब कोडिंग वोडिंग वाला पार्ट भी था। तो उनका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। चेक कर लेते हैं एक बार। ये वाला डोमेन होना चाहिए। ओ, डोमेन बंद कर दिया, काफ़ी दिन हो गए। इस पर देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने एक ये बनाया पेज अपना, तो यहाँ पर आप देखोगे पूरा कंटेंट राइटिंग वगैरह सारी चीज़ें, इंटरनल लिंकिंग वगैरह, यहाँ पर सब कुछ इसके अंदर ऐड ऑन है। रिलेवेंट ग्राफिक, वीडियोस, पूरा टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, सब लिखा गया है इसके लिए। अब अगर हम इस पेज का पेज स्पीड गूगल में जाएं और इसका चेक करें, और ये साइट देखो गूगल में ना इंडेक्स भी कराई हुई है। ये देखो सब है, हो रखा है इंडेक्स। तो ये तरीका होता है कि इंडेक्स वेबसाइट गूगल में है या नहीं है, उसके यूआरएल का आगे साइट लिख दो, तब पता लगा पाओगे कितने नंबर ऑफ पेजेस बने हैं और कितने पेज आपके यहाँ पर गूगल ने लिया है आपसे। तो जैसे अभी इसको हम लोग चेक करेंगे, डेटा इसका बन जाएगा थोड़ी देर में, तो यहाँ पता चलेगा ऑन पेज एसईओ स्कोर इसका कितना आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, एसईओ जो इसका 85 के समथिंग पहुँचा है, यानी कि इसको और इम्प्रूव करना चाहिए, तो ये काम हो जाए। तो यहाँ से गूगल के अपने टूल्स होते हैं जिनसे हम लोग ये सब चीज़ें पता लगा सकते हैं। और
एक और चीज़, जो आपकी वेबसाइट होती है, ये परफॉर्मेंस इसकी इतनी बढ़िया क्यों आ रही, क्योंकि हमने इसको ऑप्टिमाइज़ किया उस लेवल पर। अगर आपकी वेबसाइट 90 से बिलो जाएगी तो यानी कि आपकी वेबसाइट जो है मतलब टाइम ज़्यादा ले रही है खुलने में, तो वेबसाइट को टाइम कम लगना चाहिए। यानी कि आज की इंटरनेट की देखो, 2008 या 10 के ज़माने की अगर बात की जाए, उस ज़माने में वेबसाइट होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तेज चली नहीं चली नो मैटर, क्योंकि नेट इतने हाई फाई नहीं हुआ करते थे 2008 एंड 10 के टाइम में। तो दैट टाइम कंपटीशन था कि अगर आप इंटरनेट पर नहीं हो तो आप इंटरनेट की दौड़ से बाहर हो। आज का स्टेटमेंट क्या है 2025 में, कि अगर आपकी वेबसाइट एंड यूज़र को 2.5 सेकंड में नहीं मिल रही है तो आप इंटरनेट की रेस से बाहर हो। चाहे वेबसाइट है या नहीं, कोई फ़ायदा नहीं फिर उसका। तो 2.5 सेकंड में खुल जानी चाहिए। तो ये वेबसाइट जो है आपकी 0.3 सेकेंड्स, यानी कि आपका 300 मिली सेकेंड में इंटरेक्टिव हो रही है। तो स्पीड बहुत मैटर करती है। अब सोचो, आपको एग्जांपल ऐसा समझो कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल चल रही है, ठीक है। आपको उस सेल में कुछ ग्रैब करना है, टाइम बहुत लिमिटेड बचा है। अब एक प्रोडक्ट को लेने में अगर 20 मिनट लगेंगे तो कैसा एक्सपीरियंस होगा, बेकार, ठीक है। और वहीं पर अगर ऐसा हो जाए कि आपने लिखा इस तरह से, देखो फ्लिपकार्ट और इमीडिएट साइट सामने आ जाए, तो ये ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये जो इतनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये वेबसाइट बहुत हाई स्केलेबल पर बनाते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि ट्रैफिक नो मैटर कितना भी आ जाए, चाहे पूरा हिंदुस्तान ही क्यों ना आ जाए, बहुत माइनर सा लैग होगा बट आप बहुत इजीली यहाँ से निकल जाओगे। 2014-15 तक ये भी सफ़र करते थे। एक टाइम होता था कि फ्लिपकार्ट ऑनलाइन मोबाइल की फ्लैश सेल निकाला करता था 5 मिनट के लिए, 2014 की अगर बात की जाए। तो क्या होता था, ऐसी ही मारधाड़ मस्ती थी 5 मिनट के लिए कि आज दोपहर 12 बजे ये फ़ोन की सेल स्टार्ट हो रही है। सब लोग बैठते थे, लेकिन गिने चुने लोग पाते थे वहाँ से, क्योंकि जो जितना फटाफट से पेमेंट वगैरह डाल पाएगा, एड्रेस डाल पाएगा, सारे काम कर पाएगा, वही निकल पाएगा। अब एक बंदा है जिसने पहले से फ्लिपकार्ट पर एक्सपीरियंस किया हुआ है, एक जो नया है वो कभी नहीं ले पाएगा उस चीज़ को उस टाइम के अंदर। तो फ्लिपकार्ट ने भी वक्त के साथ अपने को बहुत इम्प्रूव किया। आज ये लोग जब अपनी सेल निकालते हैं, फेस्टिव सीजन सेल जब इनकी आती हैं, या बिग बिलियन डेज ये लोग निकालते हैं, बिग बजट डेज निकालते हैं, अब लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से काम हो जाते हैं। गली चाहता है अभी भी, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं आता है, बट ये नहीं कि आप वेट कर रहे हो 15 मिनट के बाद प्रोडक्ट का पेज खुल रहा है, वो सब चीज़ें नहीं है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आज की डेट में। तो पहला पार्ट क्या है, रिलेवेंस, यानी कि कंटेंट जो है आपका रिलेवेंट होना चाहिए, इररिलेवेंट कंटेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक पर्सन है जो सर्च कर रहा है ऑनलाइन जाके ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, ठीक है, और जब उसको सर्च रिजल्ट मिले वहाँ पर जब वो टैप करता है तो उसको खुल रहा है वेब डिज़ाइनिंग, तो वो इररिलेवेंट हो गया उस कंडीशन में। फिर आता है इम्पोर्टेंस। सर्च इंजन्स ऑलवेज स्ट्राइव टू determine how important the content of relevant pages is to the search keyword, displaying results based on page rank. अब देखो, अगर आप यहाँ लिखोगे अरीना एनिमेशन, हमने कीवर्ड डाला सिंपल, तो पहले 4 जो स्पॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पेड ऐड के लिए। अब अरीना एनिमेशन हमने यहाँ पर कीवर्ड डाला है। अब आप यहाँ देखें कि इनमें जो हमारी क्वेरी है वो किस पर ये लिंक हमें मिले, तो आप देखो ये बोल्ड आ रहा है पार्ट, यानी कि एनिमेशन कीवर्ड, अरीना की कोई बात नहीं हो रही है। बेशक अरीना टॉप पर आ रहा है, लेकिन एनिमेशन कीवर्ड सर्च हो रहा है हर जगह। इसके बाद यहाँ आप देखोगे मैक भी आया, जबकि हमने तो अरीना की बात की थी, तो एनिमेशन कीवर्ड से आ रहा है। आफ्ट जो कि एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी देखो एनिमेशन कीवर्ड मैच हो रहा है। इसके बाद अब यहाँ पर आप देखो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है ऑर्गेनिक एसईओ में, ठीक है। तो ये होता है ऑर्गेनिक और ये होता है आपका इनऑर्गेनिक, यानी कि पेड एक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, इस पार्ट को बोला जाता है लोकल एसईओ, यानी कि जहाँ पर आप अपनी फिजिकल प्रेजेंस गूगल माई बिजनेस में जाके सबमिट करके आते हैं। ज़्यादातर हर जो स्टोर फ्रेंचाइजी ऑफिसेज होते हैं वो अपना गूगल माई बिजनेस पर अपना स्पॉट जो होता है वो क्लेम करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो क्या सबसे टॉप में क्या है, साउथ एक्सटेंशन, क्योंकि हम लोग अरीना साउथ एक्स में बैठे हुए हैं। इसके बाद में साउथ एक्स के आगे क्या आता है, साकेत, तो वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर। इसी तरह से थर्ड अरीना, तो सो मेनी अरीनाज आप देख रहे हैं अलग अलग अवेलेबल है, तो ए बी सी, ठीक है। इस तरह से ये हमारे डिफरेंट सेंटर्स हैं। इसके बाद फिर हमारी ब्रांच की अपनी आप देखोगे
ये हमारा ऑर्गेनिक लिंक आ रहा है। इसके बाद फिर तीसरा यहाँ पर अरेना एनिमेशन दिल्ली के नाम से इन्होंने अपना पेज बनाया, ये लोग रैंक कर रहे हैं यहाँ पर। तो अलग अलग आपको पोजीशंस मिलेगी। तो रैंक वाइज अगर देखा जाए तो सबसे पहले रैंक नंबर 1 पर अगर हम लोग ऑर्गेनिक की बात करें, यानी कि विदाउट एडवर्टीजमेंट, तो ऑफिशियल जो ब्रांड की वेबसाइट है वो रैंक कर रही है, और नंबर 2 पर हम रैंक कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है अगर हम लोग इस जगह पर आ रहे हैं, क्योंकि टॉप 10 में आना ज़रूरी होता है। इसके बाद अगर देखा जाए एडवर्टीजमेंट के अंदर, तो स्पॉन्सर लिंक में नंबर 1 पर रैंक किसकी, हमारी है, क्योंकि जहाँ बैठे हो ये यहाँ का लोकेशन आ रहा है ना। इसके बाद बाकी जो इररिलेवेंट है, यानी कि जो एनिमेशन कीवर्ड पर मैच है, देखो यहाँ पर भले से यहाँ मैच नहीं है बट टाइटल में मैच हो गया है ना, इस तरह से। तो जो कीवर्ड होता है वो कितना रिलेवेंट आपके लिंक और पेज के साथ बहुत मैटर करता है। पॉपुलैरिटी, फॉर सम सर्च कीवर्ड्स पॉपुलैरिटी ऑफ द पेज कम्स अहेड ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कंटेंट, सच एज from trending stories on social networks. This popularity based trending topics section in the most common sources of search engines to gather hot topics and results. अब जैसे अगर मैं यहाँ जाके एक टर्म लिख देता हूँ, ली वास्तु, ऑनली एंटर किया हमने, तो देखो वेबसाइट, गूगल का माय बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आओ, क्या मिल रहा है, फेसबुक, वीडियोस फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, पिंटरेस्ट भरा पड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी वेबसाइट से भी आपका डेटा पुल होगा और आपके सोशल मीडिया हैंडल से भी डेटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पुल होकर गूगल की सर्च में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये होता है पॉपुलैरिटी के बेसिस पर। आगे चलेंगे। Online advertising is a cost-effective way to let the market know about your product. To get the best out of online marketing and generating large sales volume, knowledge of target audience is the key factor. अब हम अरीना एनिमेशन के लिए कोई कैंपेन बना रहे हैं। अब अरीना एनिमेशन के कोर्स के लिए कौन एलिजिबल है, जो 10th है या 10+2 है। ऐसा तो कोई कैंडिडेट नहीं होगा कि जो भी 6th क्लास में वो आके यहाँ से कोर्स कर सकता है, लेकिन जैसे समर वेकेशंस, ठीक है, पूरा कोई करियर कोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो यहाँ पर इंटरेस्ट शो करेगा तो फिर एजुकेशन में लूज़ करेगा, प्रॉब्लम आएगा उसको। तो पहली चीज़ कि आपको टारगेट ऑडियंस को क्रैक करना आना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट, मेरा सर्विस कौन लेगा। अगर वो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से अपने कैंपेन को सक्सेसफुल बना सकते हो। सो to know your target audience, try to find answers to what customer make up the current customer base, demographic of current customers, and knowledge of what products they seek or need from the primary base to define target audience. So एक होता है जियोग्राफिक और एक होता है डेमोग्राफिक। जियोग्राफिक यानी कि लोकेशंस एंड डेमोग्राफिक यानी कि हमारे, एक मिनट दीजिएगा। तो हम लोग बात करते हैं डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिक। तो जियोग्राफिक होते हैं बेसिकली लोकेशंस, एंड डेमोग्राफिक में हमारे आ जाते हैं एंड यूज़र, यानी कि किस तरह के टारगेट एज ग्रुप को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, मेल, फीमेल, टॉडलर, वो सारी पार्ट, ठीक है। टू स्टार्ट विद कंडक्ट अ जेनेरिक सर्वे ऑफ योर करंट कस्टमर बेस, इवेल्युएट योर सेल्स डेटा, अ प्रोडक्ट दैट sells well in offline market stands a fair chance to make good sales in online markets too. So आप लोगों ने एक प्रैक्टिस नोटिस किया होगा कि जनरली पिछले, अगर हम लोग 8-9 साल की प्रैक्टिस को समझें, जब आप किसी स्टोर पर विजिट करते हो, याला यही तो मैंने बताया था, डेमोग्राफिक वाला जो पार्ट है ना, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो वो कंज्यूम किस लेवल पर होगा। मतलब जैसे कॉस्मेटिक्स है तो वो फीमेल्स
पे हमें टारगेट ज़्यादा करना होगा। अगर हम लोग कुछ गैजेट्स की बात करें तो वो यूनिसेक्स हो गया, मतलब दोनों तरह के लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम लोग किसी बात करें प्ले स्कूल की, तो टोडलर्स की बात आ गई वहाँ पर, यानी कि हमें ऐसे बच्चों को टारगेट करना है जो 2 से 3 साल या 5 साल के बच्चे हैं, जिनको डे केयर में रखना हो या इस तरह की चीज़ें। या जैसे मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल आपको दिया था कि कोई बिल्डर है जिसको फ्लैट अपने सेल करने हैं, तो वो ऐसे लोगों को टारगेट करे जो वर्किंग हो, 24 साल से ऊपर की एज हो उनकी, उस तरह से। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली डेमोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पर हम लोग इस पार्ट को समझेंगे कि सर्वे किए जा सकते हैं कस्टमर बेस को जानने के लिए। जैसे आप लोग देखते हो ये दोनों पॉइंट आपके इसी में कवर होते हैं कि जैसे हम एग्जाम्पल शॉपर स्टॉप गए, ठीक है, या आप लिवाइस के स्टोर में जाते हो, तो क्या होता है कि वहाँ पर आपको एक मेंबरशिप कार्ड दे देंगे वो लोग। ठीक है, आप तो फिजिकल देना बंद कर दिया, डिजिटल हो जाता है सारी चीज़ें, बस अपना नंबर बताइए और उसी के हिसाब से आपका सारा कुछ सेटअप हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, जैसे कितने परसेंट लोग हमारे पास रिटेन होते हैं। जैसे एक हुआ कि वन टाइम गए, ले लिया, ठीक है, लेकिन दोबारा कभी नहीं गए लौट कर। एक होता है जो फ्रीक्वेंट वहीं से ही खरीदता है एक स्टोर से, या फिर स्टोर कहीं भी हो सकता है, ब्रांड एक ही है, उसी से लेना पसंद करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप देखते हो जैसे आपका बर्थडे आएगा या आपकी एनिवर्सरी है, कोई भी स्पेशल डे होगा, तो आपको कस्टमाइज एक ऑफर आता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। तो यहाँ पर क्या पता चलता है हमें, जैसे अब इसको हम डिजिटल मार्केटिंग में कैसे इस्तेमाल करें। मान लीजिए कि अरीना के अंदर पिछले 25 सालों में जितने भी स्टूडेंट्स आए, हमने सबका एक डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन किया। वो एक एक्सेल शीट हो सकती है, स्टूडेंट का नेम, ठीक है, उसका एड्रेस, उसका पिन कोड क्या है। ठीक है, अब हम जब कभी आगे एड कैंपेन बनाएंगे तो हम फिल्टर लगा सकते हैं किस किस पिन कोड से मेरे पास सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल हुए। इसके बेसिस पर क्या होगा, आप एक बहुत बढ़िया अपना एड कैंपेन बना सकते हो कि जब लोकेशन की बात आती है ऐड के अंदर कि ऐड कहाँ कहाँ डिस्प्ले होगा, तो वो आपके लिए बढ़िया काम करेगा। तो टारगेट ऑडियंस ऐसे ढूंढ के निकाली जाती है आपकी। सो अपना सेल्स डेटा जो है उसको इवेल्युएट करो। अ प्रोडक्ट दैट सेल्स वेल इन ऑफलाइन मार्केट्स स्टैंड्स अ फेयर चांस टू मेक गुड सेल्स इन ऑनलाइन मार्केट्स टू। तो जैसे पैंडमिक से पहले की अगर हम बात करें, तो पहले ऑनलाइन क्लासेस इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में नहीं हुआ करता था। अब जैसे इसी का एक एग्जांपल हम लोग यहाँ देखें, तो हमारे 2 स्टूडेंट्स जो है वो प्रीत विहार से हमारे लाइव हैं, अभी एक सार्थक चला गया। तो ये ऑनलाइन का स्कोप हुआ, यानी कि आज की डेट में कोई बाउंड्रीज नहीं है। अगर अरीना एनिमेशन साउथ एक्स की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि पैन इंडिया बच्चा कहीं से भी हमारे साथ ऑनलाइन एनरोल होकर कोर्स अपना कर सकता है। पहले के टाइम में लोग इस तरह से नहीं थे। वो क्या करते, भाई हम क्लास में जाएंगे पर नियर बाई इंस्टीट्यूट में, वहीं से जाके हम लोग ऑफलाइन अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन में हम इस तरह से बेसिकली बेनिफिट उठा सकते हैं। एक तो हम कस्टमाइज्ड एड कैंपेन पर्टिकुलर पिन कोड के लिए बना सकते हैं, और हम अपनी उन बाउंड्रीज को ब्रेक कर सकते हैं जो बेसिकली एक आपका लिमिटेड टेरिटरी बनाती है। भाई नहीं, आप इतनी एरिया में ही प्ले करोगे, इसके बाहर का तो कैंडिडेट आपके पास आएगा नहीं। दैट्स वाई हमने क्या किया, जब अपना अरीना एनिमेशन का वेबसाइट बनाया तो हमने उसका डोमेन नेम ही कुछ ऐसा बना दिया, अरीना एनिमेशन इंडिया, ना कि हमने कोई नेम रखा अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। ठीक है, ऊपर अब यहाँ देखेंगे हमने एक जनरल नेम रखा हुआ है। नंबर ऑफ सेंटर्स हमारे पास कितने हैं वो सारे हमने यहाँ पर अपने मेंशन किए हुए इसके अंदर। ठीक है, तो पैन इंडिया कोई भी सर्च करे, अगर वो कंफर्टेबल हो ऑनलाइन एजुकेशन में, तो वो अपना कहीं से भी हमें ज्वाइन कर सकता है। प्लस हमारी फिजिकल प्रेजेंस किन किन जगहों पर अवेलेबल है वो सारी लोकेशंस हमारी इसमें मेंशन है।
Definition: online advertising comprises all activities related to marketing of products or services through the World Wide Web, यानी कि www. It is also known as e-marketing और internet marketing और web marketing. So digital marketing को previously हम लोग different names से जानते हैं. Online advertising is primarily about creating, building, nurturing and renewing relationship between sellers and customers online. देखिए अब क्या होता है कि रिन्यूइंग रिलेशनशिप का से मतलब हमारा क्या होता है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स से कुछ लिया एक मेंबरशिप और आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप उसको क्या करोगे, रिन्यू करोगे, ठीक है। या जैसे इंटरनेट सर्विस फॉर एग्जांपल, तो दो तरह के मॉडल में चीज़ें चलती हैं। एक होता है सर्विस मॉडल और एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल, यानी कि जहाँ पर फिजिकल फॉर्म में हमारे पास गुड्स डिलीवर होते हैं या फिर हम लोग बाय कर कर लेके आते हैं। तो आज की डेट में जितने भी हमारे OTT प्लेटफॉर्म इंटरनेट से रिलेटेड, या फिर अगर हम लोग किसी डेंटिस्ट को विजिट करें तो वो भी एक सर्विस पार्ट का ही, और या अगर आप अरीना से कोर्स कर रहे हैं तो फिजिकल फॉर्म में तो आप यहाँ से कुछ लेके नहीं जा रहे हैं, तो ये भी अगर एक सर्विस मॉडल में ही आपका पार्ट आता है। सो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में बेसिकली क्या है कि आप किस तरह से रिलेशन बिल्ड करते हैं और अपने कंटेंट के बेसिस पर आप यूज़र को कन्विंस करते हैं और वो फिर आपसे वो प्रोडक्ट या सर्विस लेता है, जिसको बोलते हैं लीड को नर्चर होना, कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। द USP ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज द रैपिड स्प्रेड और प्रोपेगेशन ऑफ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डलेस ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्स। तो जियोग्राफिकल यानी कि जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले समझा था कि पहले हम लोग एक टेरिटरी में बाउंड थे, कि भाई एग्जाम्पल के लिए जैसे हम PC ज्वेलर्स का लेते हैं या जैसे हम लोग तनिष्क का ले लेते हैं, ब्लू स्टोन समझते हैं। ब्लू स्टोन की फिजिकल प्रेजेंस भी है और ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, यानी कि ब्लू स्टोन पर कोई पर्सन अगर विजिट नहीं कर सकता है तो वो ऑनलाइन जाके बाय कर सकता है ना। तो यानी कि ये बाउंड्रीज को ब्रेक कर रहे हैं, हम कहीं से भी ऑर्डर अपना रेज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आप बस जाइए, पसंद कीजिए और ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि भाई दो तरह के लोग होते हैं, जैसे घर में जो हमारे सीनियर सिटीजन है, ये जस्ट समझाने के लिए है, तो वो ट्रस्ट करते हैं ज़्यादातर गवर्नमेंट बैंक के ऊपर। आज का यंग यूथ जो है उसके पास इतना टाइम नहीं होता, जाए वो घंटों लाइन में लगे और उसके बाद जाके उसका पूरा दिन खराब हो, काम हो, वो प्रेफर करते हैं प्राइवेट बैंकिंग। प्राइवेट बैंकिंग में आपको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिलता है, पर्सनलाइज सर्विस आपको मिल जाती है और आपका काम जल्दी होता है। थोड़ा आपके मेंटेनेंस चार्ज लिटिल बिट हायर एंड पर मिलेंगे, बट आज की डेट में जो एंड यूज़र है वो कॉस्ट नहीं देख रहा है, वो देखता है टाइम सेविंग। अगर ये नहीं होता तो आई थिंक ज़ेप्टो, ब्लिंकिट इस तरह के मॉडल डेवलप नहीं हो पाते, या स्विगी जोमेटो, क्योंकि हर बंदा आज की डेट में 8-9 घंटे काम करेगा, जब वो घर जाता है वो उसके अंदर इतना स्टेमिना नहीं होता वो जाए और जाके फिर वो मार्केट में फिर से और चीज़ों के लिए निकले। तो सब चाहते हैं कन्वीनियंस, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स तो ऐसे हैं जहाँ पर जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो वो क्या चार्ज करते हैं, ऑनलाइन कन्वीनियंस चार्ज, ठीक है। उस पर क्लियरली मेंशन होगा कि ये भाई ये आपसे हम कन्वीनियंस का पैसा ले रहे हैं कि भाई आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं। ज़्यादातर ये मॉडल आपको देखने मिलेगा जब आप घर में किसी बच्चे की फीस वगैरह ऑनलाइन पे करते हैं, उनकी ERP वगैरह के ऊपर, या जैसे IRCTC से आप टिकट बुक कीजिए तो इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज करके कुछ मेंशन होगा वहाँ पर। सो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के से हमें बेनिफिट क्या हो रहा है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के में अगर कंपेयर करेंगे हम लोग, तो भाई मान लीजिए कि आपने किसी पर्सन को ड्यूटी असाइन किया, तो हमने एक टीम हायर की 10-15 लोगों की, वो लोग ट्रैवल करके पहले उन पॉइंट तक पहुंचेंगे, फिर वो अपना स्प्रेड करना स्टार्ट करेंगे, पैम्पलेट, लीफलेट, व्हाटएवर जो भी पार्ट है, जिसमें ये भी गारंटी नहीं, बीइंग अ बिजनेस ओनर मुझे ये रहेगा चाहे भले से उसने किया या नहीं किया, कोई पता नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया या कहीं फेंक कर आ गया, क्योंकि ट्रैक तो हो ही नहीं रहा ना। ऑनलाइन में हम बहुत अच्छे से ट्रैक कर पाते हैं, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हम क्विकली अपना ऐड बना के उसको लाइव करें, गूगल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अप्रूव कर देता है और वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ट्रेडिशनल में ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक है, कि जहाँ पर आप देखोगे कि जब नोटिस किया होगा आप लोगों ने, कई बार जब आप मेट्रो से निकलते हो तो गेट पर हो सकता है कोई लीफलेट हैंड आउट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो, आप देखना 5-10-15 मीटर में सारे पेपर वहीं मुड़े पड़े होंगे, क्योंकि भाई नीड नहीं ना, मेरी जो बांटने वाला है उसको पेपर ख़त्म करना उसकी टारगेट है। जैसे कई बार आप रेड लाइट पर देखो, आप कार वगैरह में हो तो एक बंदा आएगा जो विजिटिंग कार्ड लिए होंगे उसने,
वो सबकी गाड़ी के अंदर विंडो खुला हुआ उस पर फेंक जाएगा, या फिर शीशे में रख के चला जाता है सबके, या वाइपर के नीचे कोई पेपर अपना दबा के चला, क्योंकि उसका काम है, उसको बांटना नहीं है, उसका काम है ख़त्म करना, कि ये 1000 ख़त्म होंगे तो मेरे को इतना पेमेंट अपना क्लियर हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो वो अपना गोल पूरा कर रहा है, ठीक है। ऑनलाइन में यही चीज़ थोड़ा सा रिफाइन हो जाती है। अगर 100 लोगों तक मेरी रीच बनी है तो मुझे ये पता होगा कि 100 में से 10 ने मेरा ऐड प्रॉपर देखा, बाकी 90% जो लोग हैं उसके अंदर से वो स्वाइप अवे हो गए, वहाँ से स्वाइप करके निकल गए। ये नहीं कि भाई हम इस अजम्पशन में बैठे हुए हैं कि भाई आज मैंने 1000 लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करा दिए हैं और इसके अगेंस्ट मुझे इतना बिजनेस या इतने कॉल्स जनरेट हो जाएंगे। Understanding market segmentation. So market segmentation is the practice of breaking up the target market into smaller groups of potential customers with common traits, जैसे कि what, who, how, where and when, ठीक है। तो अगर ये 5 चीज़ों को अगर हमने ब्रेक डाउन कर लिया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस वाला पार्ट जो है ना। अब जैसे अगर हम एक डेंटिस्ट का एग्जांपल पकड़ के चलें, जब हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था कि अगर एक डेंटिस्ट ऑन रोड, जैसे ये साउथ एक्स में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, या जैसे अगर हम लोग प्रीत विहार की बात करें, क्योंकि वहाँ भी हमारी लोकेशन ऑन रोड है, तो ऐसी जगह पर अगर वो खोलना चाहेगा खोल जरूर सकता है, बट सक्सेस रेट उतना हाई फाई नहीं होगा। अब जैसे प्रीत विहार का अगर हम लोग एग्जाम्पल है, तो वहाँ पर एक बहुत फेमस चेन स्टार्ट हुई थी वासन आई केयर के नाम से, बहुत बड़ा आई केयर का उन्होंने बनाया, लेकिन वो फ्लॉप हुआ और बंद हो गया। सेंटर फॉर साइट काफ़ी फेमस है, ठीक है। दृष्टि आई केयर करके कुछ आता है, वो भी वहाँ पर खुला। अभी एक हाल फिलहाल में और आई केयर उसी बिल्डिंग में सेम चल रहा है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। अब देखो सीधी सी बात है, आपने ऑन रोड तो बना लिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जब कोई पर्सन आप तक पहुँचेगा तो पहली चीज़ तो ये कि मैं अगर बाई कार आपके पास तक आ रहा हूँ तो क्या आपके पास इनफ पार्किंग स्पेस है या नहीं। ऑन रोड बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है पार्किंग का ना होना। अब दिल्ली जैसी जगह में तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ कि अगर 200 मीटर दूर भी पार्किंग होगी ना, या 100 मीटर दूर भी होगी, बंदा क्या कहीं और ढूंढ लेंगे, यहाँ नहीं जा रहे। वो चाहता है वो निकले और सीधे एंट्री हो जाए उसकी, क्योंकि उसको वो कन्वीनियंस, वो कंफर्ट चाहिए। मॉल में लोग जाना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि मॉल के अंदर मल्टी लेवल पार्किंग होती है। उसके बाद में अगर लिफ्ट या एलिवेटर ना हो तो बंदा वहाँ भी नहीं जाएगा, ठीक है। वो सबसे पहले ये ढूंढता भाई लिफ्ट किधर है या एस्केलेटर किधर लगे हुए हैं। अगर वो होगा तभी वो जाना पसंद करेगा। आप देखना, एक मेरा खुद का ना ऑब्जर्वेशन बड़ा सही है। जैसे आप देखो ना, कई बार एलिवेटर बंद पड़े होते हैं, एस्केलेटर बंद होंगे, तो बंदे का मूड खराब हो जाता है देखते कि अरे यार अब इतना घूम के जाओ, वहाँ से फिर चढ़ो, ये वो सारी चीज़ें। अब बहुत सारे मॉल्स ऐसे जो बहुत काफ़ी मल्टी फ्लोर्स में बने हुए हैं। अब आप सोचो कि टॉप से अगर मुझे उतरना हो या जाना हो, कौन जाना पसंद करेगा, बंदा वहाँ से एग्जिट करना पसंद करेगा। तो इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जैसे जनरली ऑनलाइन टारगेट ऑडियंस इज़ वाइड स्प्रेड अक्रॉस वेरियस जियोग्राफिक्स, अलग अलग लोकेशंस हो सकती हैं। अब उसमें फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, माइट बी वेल्दियर, डाइवर्स इन एज, हैव हाई एजुकेशन, बी प्राइस ड्रिवन और अदरवाइज। सो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, सम फॉर्म्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशंस जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल फैक्टर्स सच एज एज, जेंडर, एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अब एज का जैसे मैंने रीना वाला आपको एग्जांपल दिया कि 10 या 10+2, ठीक है, जो कि बच्चे की एज अप्रॉक्स 16 या 18 साल के आसपास की होती है जब अपना ये कंप्लीट करता है, ठीक है। जेंडर, जैसे कि मैंने आपको एक कॉस्मेटिक एग्जांपल दिया कि भाई एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, ठीक है। एक तो हो गया कि भाई लोशन काइंड ऑफ, तो वो यूनिवर्सल हो गया, मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है उस चीज़ को, लेकिन उसमें भी कुछ एक स्पेसिफिक आ जाते हैं, ठीक है, तो वो मेल यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको फिर ये क्लियर बहुत करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा जब आप अपना ऐड रन करने जाएंगे कि ये मेल को ना दिखाई दे, फीमेल को ही दिखाई दे, ठीक है, मास लेवल पर। एजुकेशन, अब आप 10+2 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ कि एक इंस्टीट्यूशन है जो कि मेरा BBA MBA कराता है, तो मैं ये चाहूँगा, एक मिनट दीजिएगा जरा यार। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
निकल गए आप? हाँ, वहाँ पर देखना, उस पर लिखना, लिखा होना चाहिए बनखंडी। नहीं, मैं आपको लोकेशन शेयर करता हूँ, एक मिनट रुकिए। नहीं तो आपने जिनसे बात की थी पंडित जी से, उनसे वहाँ से लोकेशन ले लीजिए। हाँ, और मैं आपको अपना भेज रहा हूँ, क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? क्योंकि पता चला वो किसी और लोकेशन से हो, क्योंकि 3 है वहाँ पर भी। हाँ। जी। तो डेमोग्राफिक क्लियर है पार्ट। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट एजेस थ्रू द लाइफ, जैसे प्री टीन्स, टीन्स, यंग सिंगल्स, मैरिड कपल्स, फैमिलीज विद किड्स, एम्प्टी नेस्टर्स, एक्टिव रिटायर्स एंड फ्रेरल एल्डरली। सो ये होती है लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन। तो जैसे कि प्री टीन्स, टीन्स यानी कि ये जो हो गए वो बच्चे, जैसे हम लोग फ्लाइट की टिकट बुक वगैरह करते हैं ना, तो इन्फेंट जो गोद वाले बच्चे होते हैं। टीन्स यानी कि टोडलर, जो बेसिकली क्रॉल करना स्टार्ट कर चुके होते हैं, और हम लोग उनको डे केयर और प्ले स्कूल्स वगैरह में कराते हैं। यंग सिंगल्स जो बेसिकली 10th से पहले के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर 10+2 वाले जो पार्ट में आते हैं। मैरिड कपल्स, ठीक है, फैमिलीज विद किड्स। तो इसमें देखिए क्या होगा कि जैसे अब मान लो हम कोई ऐड बना रहे हैं यहाँ पर, तो अब टारगेट किसको करना था? जैसे अगर मैं कोई मान लो पीडियाट्रिक हूँ, ठीक है, मुझे वैक्सीन से रिलेटेड कोई एड कैंपेन रन करना है, क्योंकि गवर्नमेंट हर साल किसी न किसी डिजीज़ के लिए बच्चों के लिए अलग अलग वैक्सीन इंट्रोड्यूस करती रहती है, ठीक है। तो जैसे आज की डेट में बूस्टर वैक्सीन काफ़ी आती हैं कि एक वैक्सीन में मल्टीपल डिजीज़ को हम लोग टैकल कर रहे हैं, जैसे 5 in 1, 6 in 1, 7 in 1 समथिंग इस तरह की आती हैं। तो आप
उसमें उस तरह से अपना ऐड चलाएंगे तो किन के लिए चलाएंगे? ऐसे पेरेंट्स के लिए जिनके पास प्री टीन्स या टीन्स हैं, ठीक है। यंग सिंगल्स के लिए आप किस तरह के ऐड चलाना चाह रहे हैं, उनको आप अट्रैक्ट करने के लिए, तो यंग सिंगल्स में आप अरीना का ऐड, ये भी इसी कैटेगरी में फॉल होता है। लेकिन हमारा जो ऐड फॉल होता है वो फैमिलीज विद किड्स वाली कैटेगरी में भी फॉल होता है। अब जैसे अरीना का ऐड अगर एक बच्चे ने देखा, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली पे कौन करेगा? पेरेंट्स। तो मुझे बच्चे को भी दिखाना है और साथ में उन पेरेंट्स को भी टारगेट करना है जो इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। क्योंकि अगर पेरेंट बच्चा कोई कई बार क्या होता है, बच्चा इतना अवेयर नहीं होता, लेकिन पेरेंट्स इसके लिए पूरी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि भाई अब तुम 12th कर लिया, इसके बाद तुम क्या करोगे नेक्स्ट फर्दर। तो पेरेंट्स को अगर टारगेट कर पाओगे तो पेरेंट्स को ऐड दिखेगा, फिर वो अपने बच्चे के लिए उस स्कोप में देख पाएंगे। लेकिन यहाँ रेशियो कम है। आज की डेट का जो यूथ है, जो रिसर्च कहता है वो ये है कि बच्चे ऑलरेडी बहुत अवेयर हैं इन चीज़ों को लेके, 10th में 12th में, क्योंकि मोबाइल सभी के पास है तो डिजिटल कंटेंट का कंजप्शन सबसे ज़्यादा है। तो उन्हें आइडिया है कि हमें क्या करना है। अब जैसे फैमिली में कोई ना कोई ज़रूर होता है जो हमें सजेस्ट कर देते हैं। जैसे आपके केस में आपको इस फील्ड में ऐड किया गया डिजिटल मार्केटिंग के, ठीक है, उसके बाद फिर आपने फर्दर अपने लिए कुछ और देखा। तो जब आपने वहाँ स्कोप देखा, पॉसिबिलिटीज़ की, तभी तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे फर्दर डिजिटल मार्केटिंग में इन डेप्थ जाना चाहिए। तो ये होता है लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, इस सेगमेंट में कंज्यूमर्स यूजिंग अ मिक्स ऑफ एटीट्यूड्स, बिलीव्स, वैल्यूज, लाइफस्टाइल, सेल्फ इमेज और ओपिनियंस, उसके बेसिस पर आप सेगमेंटेशन बना सकते हो। अब जैसे लाइफ साइकिल, भाई एक पर्सन है और उसका हर एक चीज़ को यूज़ करने का वे, जैसे कि वो अपैरल्स में हो सकता है, ठीक है, फैशन जिसमें हमारा आ गया पार्ट, या वो सोशल मीडिया पे अपना को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये सारा जो पार्ट आपका रहेगा उसमें कवर अप रहेगा। जियोग्राफिक वाला जो पार्ट है आपका, जैसे कि सेगमेंट दैट मार्केट बेस्ड ऑन एज स्मॉल एज नेबरहुड एज टू एज लार्ज एज अ कंट्री और कॉन्टिनेंट। अब जैसे जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में देखा जाए फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट पूरा वर्ल्ड वाइड काम नहीं करता है, वो पर्टिकुलर एक कंट्री में काम करे, जैसे सिर्फ इंडिया ओनली। इंडिया के बाद फ्लिपकार्ट कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करता है। अमेजोन की बात की जाए, अमेजोन ने वर्ल्ड वाइड अपना नेटवर्क एक्सपेंड किया। वहाँ पर अगर हम लोग देखें तो उन्होंने कंट्री स्पेसिफिक भी बना दिया, जैसे अमेजन.इन इंडिया के लिए, ठीक है, अमेजन.com फॉर यूएस, यूके के लिए उन्होंने अलग बनाया। तो सब जगह के लिए उन्होंने अलग अलग अपना पार्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब एक ऐसा प्रोडक्ट है जैसे मान लीजिए नेटफ्लिक्स। अब नेटफ्लिक्स फिजिकल फॉर्म में तो डिलीवर कहीं नहीं हो रहा ना, चाहे वो दुनिया में कहीं से भी ऑपरेट हो रहा हो, तो उसकी सर्विस को कोई भी ले सकता है, ठीक है। या जैसे डिज्नी हॉटस्टार हमारे यहाँ पर काफ़ी फेमस है, अब जो कि जियो हॉटस्टार बन गया, पहले ओनली हॉटस्टार हुआ करता था, ठीक है। तो उसको कोई भी इंडिया से बाहर ले सकता है। तो काफ़ी बिजनेस मॉडल होते हैं जो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, काफ़ी बिजनेस मॉडल होते हैं कि पर्टिकुलर एक एरिया में, कॉन्टिनेंट में ही फंक्शन करेंगे, और काफ़ी बिजनेस मॉडल ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड वाइड अपने फंक्शन कर रहे होते हैं। वर्टिकल इंडस्ट्री सेगमेंटेशन, ठीक है, मोस्टली यूज्ड इन B2B, बिजनेस टू बिजनेस। अब इसमें क्या होता है, आपके वर्टिक्स जैसे मार्केटिंग टारगेट ऑल सेक्टर्स विद इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अब मैं एक OEM मैन्युफैक्चरर हूँ किसी प्रोडक्ट का, अब वो ऑटोमोबाइल सेक्टर भी हो सकता है, जैसे कि बहुत फेमस कौन है, मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड। मिंडा इतनी ज़्यादा फेमस है अपने इस फील्ड के अंदर। अब एक मिंडा है, एक TVS है जो OEM मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब TVS जनरली हम लोग जानते हैं कि भाई वो बाइक्स वगैरह में अपना डील करते हैं ना, लेकिन ये बड़ी बड़ी चीज़ों के OEM मैन्युफैक्चरर भी हैं। या जैसे आप देखोगे कार्स के हॉर्न जो होते हैं, अब जैसे क्रेटा का बड़ा फेमस हॉर्न है, हर बंदा चाहता है कि गाड़ी में लगा हुआ होना, ठीक है। अब जैसे उसके जो हॉर्न है उसको बनाने लिए बहुत सारी कंपनी, जैसे हेला वो भी उसको बनाती है, बॉश वो भी हॉर्न में डील करते हैं, ठीक है। उसी तरह से यूनो मिंडा जो है, ये है स्पार्क मिंडा, एक है यूनो मिंडा। तो
भाई आजकल का दौर क्या चल रहा है, ईवी का। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर ईवी, या टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ठीक है, टू व्हीलर ईवी, कमर्शियल व्हीकल, या फिर किसी भी तरह का आप कोई भी पार्ट इनसे ले सकते हो। ठीक है, यानी कि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो आपको जो हम कहते हैं कंपैक्टेबल पार्ट में, ठीक है, और बहुत सारे पार्ट ऐसे कि ये ही बना के बड़े बड़े ब्रांड्स को डिलीवर कर रहे हैं। जैसे टाटा के केस में देखा जाए तो टाटा का क्या है, उसका जेट सीरीज इंजन, ठीक है, जो अब हाल फिलहाल में उसमें भी यूज़ हो रहा है आपका मारुति वगैरह में, थ्री सिलेंडर इंजन के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। टाटा ने कभी फोर सिलेंडर को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। फोर सिलेंडर मारुति में या होंडा में, इन सभी ब्रांड में चला। आज की डेट में सभी को फ्यूल एफिशिएंट चाहिए, माइलेज ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो उस कंडीशन में जेड सीरीज इंजन की तरफ लोग स्विच कर गए। ठीक है, लेकिन अब जितनी भी ये कंपनियां हैं, अब जैसे स्क्रूज होते हैं, वॉशल्स होते हैं, रबर मटेरियल होता है, ग्लास होता है। अब जैसे जितनी भी कार्स आप अगर उठा के देखोगे, सभी की जो विंड स्क्रीन होती है उसमें सेंट गोविंद लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, अब सेंट गोविंद गुजरात से है। इस तरह का लोगो आप देखना, आपको हर कार की विंड स्क्रीन पे लगा हुआ मिलेगा। तो एक कार को कार बनाने में ब्रांड का अपना एक अलग रोल होता है जो कि ट्रस्ट बिल्ड करता है, लेकिन उसके छोटे छोटे पार्ट्स कहीं ना कहीं से सोर्स किए जाते हैं जो उस चीज़ में अपना एक्सपर्टीज रखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ब्रांड है जो सिर्फ और सिर्फ ग्लास में ही डील करता है, चाहे वो बुलेट प्रूफ हो, टफन हो, नॉर्मल ग्लासेस हो, आपके ऑटोमोबाइल में, इवन मर्सिडीज, वीएम, उनमें भी आपको इसी के ही ग्लास देखने के लिए मिलेंगे। अब ऐसा नहीं कि इस सेक्टर में सिर्फ यही है, ये फेमस बहुत ज़्यादा है। तो B2B, बिजनेस टू बिजनेस की जब बात आती है, तो जैसे मान लो कि होंडा एक कंपनी है, उसको बहुत सारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो सोर्स करने, तो उनके अलग अलग बेसिकली वेंडर्स होंगे जो बेसिकली वहाँ पर उनको वो चीज़ें अवेलेबल कर। जॉब सेगमेंटेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिसीजन मेकर सच एज मैनेजर, इंजीनियर्स, परचेजिंग ऑफिसर्स एंड एजेंट्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ B2B सेल्स साइकिल। अब ध्यान रखना, जब ये B2B की बात आती है तो सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म एडवर्टीजमेंट के लिए निकल के आता है वो होता है लिंक्डइन। ठीक है, क्योंकि सारे बड़े बड़े बिजनेस जो वाले मिलेंगे आपको, लोग वहीं पर ही मिलेंगे। ठीक है, या फिर जॉब्स वाले लोग। तो क्या होता है कि हर एक कंपनी के अंदर एक पाइपलाइन होती है। अब जैसे जिस मॉडल में आप हैं, तो डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग एक के पास नहीं होगा, किसी ना किसी को, या तो मेन जो ऑनर है, फाउंडर है, वो बैठे होंगे, या फिर उन्होंने अपने ब्याह पर किसी को वो पावर ऑथराइज किया होगा। जैसे बिल कोई भी बना सकता है, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल सिग्नेचर किसका चल रहा है, विद स्टैम्प। स्टैम्प भी कोई लगा के दे सकता है, लेकिन अप्रूव कौन कर रहा है। ठीक है, वो बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, कल को गलत बिल साइन हो गया तो किसके ऊपर आएगा, भाई तुमने आंख बंद करके थोड़ी ना साइन कर दी, या फिर अगर करा तो क्यों करा, ऐसा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो हम अगर कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं तो हम उस कंपनी के सेल्स पर्सन को टारगेट करेंगे, क्या वो उस तरह के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रख रहे हैं। अब उनके पास सिर्फ हमारी रिक्वेजिशन नहीं जा रही है, ऐसे न जाने कितने ये मैन्युफैक्चर होंगे जो भेज रहे होंगे, फिर वो क्वालिटी टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद जाके फिर ऑर्डर दिए जाते हैं कि भाई अब से हमारा आगे का फर्दर जो भी रिक्वायरमेंट वो सिर्फ यही कंपनी फुलफिल करेगी। तो फिर उसके अंदर बहुत सारे लोग होंगे, सेल्स के बाद में उनके ऊपर सीनियर मैनेजर होगा, जनरल मैनेजर होगा, फिर फाइनल डिसीजन बॉस का रहता है। ठीक है, डन हो गया, फिर उसके बाद में आपका एक MOU साइन हो जाता है। ठीक है, specialty segmentation, tightly focused segmentation of a well-defined sections of a certain market, for example 21 to 28 year old retired citizens of a country residing abroad and so on। अब स्पेशलिटी सेगमेंटेशन में जैसे कि मान लो कि भाई एक अजनारा ग्रुप है, सिक्का ग्रुप है, ठीक है, सुपर टेक हो गए, ये बिल्डर्स हैं। अब इन्होंने बड़े बड़े विलाज और पेंट हाउस बना दिए। अब उन्हें पता है भाई इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई फाई है, 2-2.5 करोड़ रुपए से बेसिकली स्टार्टिंग है। तो वो किसी ऐसे 24 साल के बंदे को तो नहीं ढूंढेंगे, जब अपना एड वगैरह चलाएंगे तो वो प्रीमियम प्रेस्टीज क्लाइंट ढूंढेंगे अपने लिए। ठीक है, या फिर वो अपना एड जो है वो इंडिया में तो चलाएंगे, चलाएंगे साथ में बाहर अब्रॉड में भी चला देंगे। तो बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट जनरली ढूंढ रहे होते हैं, तो अपना इन्वेस्टमेंट डाल देंगे यहाँ पर उस तरह से।
तो स्पेशलिटी सेगमेंटेशन इस तरह से काम करता है कि किसको ऐड दिखाया जाए। तो जैसे इसमें आपका वो भी आता है, जैसे एग्जांपल के लिए मर्सिडीज, ऑडी, वीएम, इनके भी एड्स जो होते हैं वो इन्हीं लोगों के पास पहुंचते हैं, या फिर वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि वो ढूंढेंगे जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, या अगर वो एम्प्लॉयड है मतलब जॉब कर रहे हैं तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ का मिनिमम बंदा अर्न करता हो तो वही उसको अफोर्ड कर सकता है। समरी समरी में वो पार्ट आएगा जो बेसिकली हमने ऑल ओवर इसमें डिस्कस किया है अपना। ठीक है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग मेक्स यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज और इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन सच एज वेबसाइट, ईमेल, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन एंड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग नेमली पुल एंड पुश। पुल और पुश में हमने क्या देखा था, पुल वो पार्ट होता है जहाँ पर यूज़र खुद सर्च करता है, उसके बेसिस पर उसको अपनी सर्चेस के बेसिस पर ऐड आते हैं। पुश कि भाई तुमने कोई तुमने कोई प्रोडक्ट देखा लेकिन देखने बाद लिया नहीं, छोड़ दिया, तो अब मैं तुम्हें पुश नोटिफिकेशन भेजकर, या मैं आपको मेल भेजकर, या मैं आपको मैसेजेस आपको भेजकर आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई आपको ये चीज़ लेना चाहिए, या फिर कुछ आपने जो लेना था वो कार्ट में आपका पेंडिंग है, उस तरह के कस्टमाइज मैसेज। या जैसे एग्जांपल के लिए ऐसा समझो कि आपने अरीना में कोर्स के लिए इंक्वायर किया, ये हुआ पुल। अब पुश क्या है, अब यहाँ से आपने इंक्वायर किया, आपने डेमो ले लिया, आप मिल के चले गए, उसके बाद पुश में आपके पास कॉल्स आती है कि आप कब तक प्लान कर रहे हैं या कब लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डिसीजन कुछ इस बेसिस पर सिनेरियो हो सकता है कि भाई बैच एक आपका ऑन गोइंग स्टार्ट होने जा रहा है इस पर्टिकुलर डेट से, तो आपका डिसीजन थोड़ा फास्ट हो जाएगा कि भाई फटाफट से करते हैं क्योंकि फिर बैच पता नहीं कब मिलेगा जाके। एक ही हो गया, या फिर एक प्राइस का फैक्टर हो सकता है, टाइमिंग एक फैक्टर हो सकता है कि भाई मैं वर्किंग प्रोफेशनल और मॉर्निंग का बैच है, उस बाद का बैच मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो इस तरह की, तो ये क्या हो रहा है, पुश, यानी कि जहाँ पर काउंसलर्स आपको अप्रोच कर रही हैं, या फिर जैसे अगर आप किसी शोरूम में कार देखने गए, पुल था। पुश क्या हुआ, वहाँ से कॉल्स जब आपके पास जनरेट होते हैं, उस तरह की चीज़ें। तो पुल एंड पुश इस तरह से काम करता है। In pull type of digital marketing, consumer actively look up for the marketing content through various tools and platforms such as searching the web, reading a promotional email or SMS, access public forums or blogs, or viewing audios and videos streaming media. In push digital marketing professionals send messages with marketing content to the consumers instead of the consumer looking out for such content. Knowledge of current customer base, demographics, interest, needs can be the cornerstone for reaching target audience in online marketing. Online advertising, for example, aka e-marketing या वेब मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग, कैन बी डिफाइंड एज ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब। इस तरह से तो फर्स्ट जो हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो हमने अपना कंप्लीट किया है। इसके अंदर नेक्स्ट जो हमारा पार्ट डिस्कस होगा नेक्स्ट क्लास से वो रहेगा कंटेंट मार्केटिंग, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप कंटेंट को मार्केट करते हो। कंटेंट टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकता है, वीडियो बेस्ड भी हो सकता है, इमेज बेस्ड भी हो सकता है, ओनली ऑडियो बेस्ड भी हो सकता है। अब बात आती है ऑडियो बेस्ड कहाँ होगा, तो जैसे आप देखते हो जितने पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि जियो सावन, स्पॉटिफाई, गामा गाना, विंक म्यूज़िक, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में बीच में एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। ठीक है, अगर आप जब तक आप उनको सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो फ्री वाले में 4 गाने सुनाएंगे, एक ऐड डाल देंगे बीच में। ठीक है, या कई बार तो इतना ज़्यादा इरिटेट करते हैं कि एक एक के बाद में आपको इमीडिएट आपको ऐड भी मिलेगा, फिर उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें, तो ये वाला पार्ट आपका रिकॉर्ड हमारा हो गया है। 1 आवर की अपना सेशन बनाया तो इसको हम लोग लाइव करेंगे।